देखो इधर केस नंबर 1 का बी है ये, सारे केस बता दूँ एक बार। ये वाला केस देखो पहले, इसमें आपको दिक्कत पता क्या आ रही होगी, आपको समझ नहीं आएगा R-D कैसे आया यहाँ पे है। और यहाँ पे विकल मैंने यहाँ बनाया, वो यहाँ आना था विकल, इसको टच करेगा इसको, अब हो जाएगा पूरा। क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या है, अरे आर है ना, ये सेंटर ऑफ द रोड है, सेंटर ऑफ रोड से क्या है रेडियस पूरा आर है, मैं इस पे लिखा जाएगा क्या, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आर, ये क्या है डी, बचा कितना, ये यहाँ से स्टार्ट ये, ठीक है, ये R-D है, और ये वाली चीज़ है यहाँ पे आएगी ये, अब बनेगा R-D। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है, अब हो गया ये वाली, ये दिक्कत आ रही होगी। चलो ये हो गया समझे। अब आगे क्या होता है, कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 इस ट्रायंगल से ले लेंगे, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस ये है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेस कितना है, बेस CO है, डिवाइड बाय में R-D, R-D इंटू में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, तो R-D कोस अल्फा बाई 2, CO की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट M की वैल्यू कितनी है, M इज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, M ये है, M DC माइनस में CO, DC माइनस में CO, ठीक है, DC की वैल्यू R है, DC की वैल्यू R है, माइनस में CO, R माइनस में R-D कोस, यही था बस, और क्या था, आगे बताओ कौन सा रह गया। केस 2 में बताओ क्या दिक्कत आ रही है। चलो यहाँ देखो, ये मेरा ये क्या है, पूरा साइड डिस्टेंस है, ये पूरा साइड डिस्टेंस है। उसके बाद मैंने आपको कहा था ये जो केस है लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगी, लेस देन साइड डिस्टेंस होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने को इतने सा डिस्टेंस मैंने वो लेना था, ये सर्कल हो गया, अब इसका पूरा सर्कल क्या हो गया, ये हो गया। अब ये क्या है, LCC, चलो ये क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व है ये वाली। अब ये आपका सर्कल है, ये वाला ये सर्कल है आपका, बट साइड डिस्टेंस कितना है, व्हीकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा रहा है, ये वाला व्हीकल है, समझ गए बात। तो साइड डिस्टेंस ये, एक यहाँ से व्हीकल आ रहा है, एक यहाँ से व्हीकल आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, R होगा, अरे R होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी R ही होगा, और ये भी क्या होगा, R ही होगा। अच्छा मुझे सबसे पहले बताना है कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, अच्छा एंगल बता देता हूँ। मैंने कहा ये अल्फा बाई 2 है, अगर ये अल्फा बाई 2 तो ये अल्फा बाई 2 है। दूसरा मेरे को लगता है ये ट्रायंगल समझ नहीं आया होगा आपको, अगर ये 90 है, ये 90 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90, ये 45, ये 45, ये 90, ये 45, ये 45। अब मैंने कहा ये 45 तो कोई बात नहीं, ये अल्फा बाई 2 तो ये अल्फा बाई 2 है, ये पूरा क्या है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, लिख दूं क्या, दिस इज 90 माइनस में अल्फा बाई 2। अगर ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना आ गया, दिस इज अल्फा बाई 2। ओके, मुझे निकालना है m कहां से कहां तक डिस्टेंस है, यहां से लेके m क्या होगा, fg प्लस में go। अब आपको वैल्यू निकालनी है, एक तो g होगी जो किसके इक्वल आएगी, जो इसके इक्वल आएगी, ये मैंने वैल्यू आनी hd मानी है ना, hd की इक्वल आनी है। दूसरा अब आपको निकाली fg कैसे निकाली थी, fg निकाली थी मैंने fc माइनस में gc, अरे fc कैसे निकाली थी, सॉरी fg कैसे निकाली थी, fc माइनस में gc बताया था ना, fc कितना है r, gc क्या होगा, gc यहां से ले लो कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, r कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये समझ आ गया। अब आ जाओ निकालना है मेरे को जीओ कैसे निकलेंगे, इस ट्रायंगल से ले लो, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा बाई 2 कर दो, करा मैंने साइन अल्फा बाई 2, p बाई में h, p बाई में p कितनी है जीओ, डिवाइड बाई में h कितना है h, ये कितना है, अरे एडी है, एडी मान लो, तो कितनी वैल्यू आ गई, एडी साइन अल्फा बाई 2 आ गया। आगे सुनिए नेक्स्ट और भी है क्या, अगला इतना ही किया था, लगा नहीं रखा, लगा देते यार, इसमें हो ही जाता, इसमें क्या था। नेक्स्ट टॉपिक डालो कर्व रेजिस्टेंस।
कर्व रेजिस्टेंस। अगेन ये कहानी बनानी पड़ेगी मुझे डायग्राम। व्हीकल लिए थे येलो कलर से, कर लिए थे येलो कलर से, और इसको मैं एक और तरीके से भी ले सकता था। तो पूरा व्हीकल ही हो गया ना, मुझे बनानी है, चलो ये सारी कहानी हो जाएगी। ये बना लो, ये बना लो। अच्छा, जब भी व्हीकल चलता है, पीछे वाला ये क्या बोलते हैं, जो रियर व्हील्स हैं वो और फ्रंट व्हील का क्या होता है, चेंज होता है। और दोनों का चेंज होता है। जब मोड़ते हो तो ये सीधी होती है, वो मुड़ती है। तब जब मोड़ते हैं तो अपने पास स्टीयरिंग कौन सा होता है, आगे वाले का होता है। पावर किसको मिलती है, तो इन दोनों की। अब इसने जितनी पावर दी, क्या उतनी पावर फ्रंट व्हील को मिलती है? जितनी पावर इसने दी, क्या उतनी पावर उसको मिलती है? पूरी पावर मिलेगी नहीं। कितनी पावर कम हो जाएगी? कुछ पावर कम हो जाएगी। अब कितनी पावर कम हो जाएगी उसको बोलते हैं कर्व रेजिस्टेंस। अब कर्व रेजिस्टेंस कैसे? इसने ट्रांसफर करी टी, जब इसने मोड़ दी, जब मोड़ने पे लॉस होगा कुछ ना कुछ, कर्व लॉस होगा। जब लॉस होगा तो कितनी मिलेगी इसको? टी कोस अल्फा मिलेगी। आगे समझ में? तो लॉस कितना हो गया, मतलब मिली कितनी उसको? टी कोस अल्फा। मिलनी कितनी चाहिए थी? टी। तो इसका मतलब कर्व रेजिस्टेंस में लॉस कितना हुआ? टी माइनस में टी कोस अल्फा। ये निकलते हैं। कोई सवाल है कैसे कैसे? तो मैंने तरीका बता दिया, ये बना लो, लिखवाया तो 3-4 लाइनें बस। अब टी क्या है यहाँ पे? टी इज द ट्रैक्टिव फोर्स। टी इज द ट्रैक्टिव फोर्स। टी इज द ट्रैक्टिव फोर्स। कितनी एनर्जी दी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए? टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। हो गया? हो गया? ऐसा बोल सकते हो कितना फोर्स लॉस हुआ ड्यू टू कर्व रेजिस्टेंस, मतलब कर्व पे रेजिस्टेंस के कारण कितना फोर्स लॉस हुआ, वो इतना होगा। फोर्स लॉस ड्यू टू द कर्व रेजिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज द लॉस ड्यू टू कर्व रेजिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला है, टी माइनस टी कोस अल्फा। ठीक है, लिख लो। उसके 3-4 लाइन लिखवाता हूँ, खत्म करते हैं इसको। लिखो, द ऑटोमोबाइल्स आर। लिख लिया क्या? बना लिया? फर्स्ट पॉइंट लिखो, द ऑटोमोबाइल्स आर स्टीयर्ड। The automobiles are steered by turning the front wheel, by turning the front wheel, but the rear wheel do not turn.
but the rear wheel do not turn. Rear wheel do not turn when a vehicle is driven by, next point, when the vehicle is driven by rear wheel on horizontal curve, rear wheel on horizontal curve, rear wheel on horizontal curve, the direction of rotation of rear and front wheel are different. Rear and front wheel are different. Next point. If the tractive force T is provided, if the tractive force T is provided to, if the tractive force T is provided to rear wheel, T is provided to rear wheel in direction normal to the axis, in direction normal to the axis, then the tractive force available, then the tractive force available for the front wheel is, T cos alpha, where alpha is the angle of, स्टीयरिंग बोल सकते हो, स्टीयर्ड बोल सकते हो, जो स्टीयरिंग ने मोड़ा, एंगल ऑफ स्टीयर्ड लिख लो, एंगल ऑफ स्टीयर, और एंगल ऑफ रोटेशन लो, ये भी लिख लो, और एंगल ऑफ रोटेशन लिख लो। हेंस हो गया, लिख लिया क्या? हेंस लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, हेंस लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू टर्निंग ऑफ व्हीकल, on horizontal curve is termed as, curve resistance. And is given by T minus T cos alpha, लो जी, and is given by T minus T cos alpha, that is CR, कर्व रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, तो लॉस ऑफ बोल सकते हो फोर्स, या कर्व रेजिस्टेंस जो है T minus T cos alpha। लो खत्म, पढ़ लो इसको, पढ़िए, लिख लिया क्या? पढ़ो इसको, क्या बताया? द ऑटोमोबाइल्स आर स्टीयर्ड, स्टीयर मतलब स्टीयरिंग जो है, द ऑटोमोबाइल्स आर स्टीयर्ड बाय टर्निंग द फ्रंट व्हील बट द रियर व्हील डू नॉट टर्न। कई बार ऐसा होता है जो जब कर्व पे वो तो रोटेट कर जाता है, वो रोटेट करता ही नहीं, ऑब्वियसली वो तो करता भी नहीं है वो रोटेट, वो तो पीछे नहीं चलता उसके, समझ रहे हो ना बात? व्हेन द व्हीकल इज ड्रिवन बाय द रियर व्हील ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, द डायरेक्शन रोटेशन ऑफ रियर एंड फ्रंट व्हील आर डिफरेंट, बता ही दिया। इफ द ट्रैक्टिव फोर्स T इज प्रोवाइडेड टू द रियर व्हील, अगर T प्रोवाइड की है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस, देन द ट्रैक्टिव फोर्स अवेलेबल फॉर द फ्रंट व्हील इज T cos अल्फा, सारा बता दिया। वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, या स्टीयरिंग बोल सकते हो।
नेक्स्ट, लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज टर्म्ड एज कर्व रेशियस। को क्या बोलते हैं? कर्व रेशियस बोलते हैं। ये क्या होता है? किसके इक्वल? टी माइनस टी हो सकता है। ओके, चलो अब ये कल रह गया था, कल कर लेते तो बढ़िया रहता। अब क्वेश्चन करते हैं। अब उसमें सारा कुछ फाइंड आउट करना आ जाएगा आपको। क्वेश्चन लिखो एक, और इसमें आराम से बिल्कुल तरीके से करना है इसको। ऐसा लगा लो, अब तक मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ? अब तक मैं पहुँच चुका हूँ सेटबैक डिस्टेंस तक। सेटबैक डिस्टेंस तक सारा कुछ निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितना पढ़ रहे हो। अ स्ट्रेट हाईवे अब ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पे प्री वो मेंस में। अब देख रहे हो प्री प्लस मेंस दोनों इकट्ठे चल रहा होगा। कोई है क्या प्री वाला काम यहाँ पे? अ स्ट्रेट हाईवे पासिंग थ्रू रोलिंग टेरेन, पासिंग थ्रू रोलिंग टेरेन, passing through rolling terrain has a horizontal curve of radius, has a straight highway passing through rolling terrain has a horizontal curve of radius, horizontal curve of radius। पूरा horizontal curve आ जाएगा इसमें, जितना भी पढ़ा दिया ना मैंने horizontal curve, horizontal curve of radius equal to ruling minimum radius, equal to ruling minimum radius। Design the geometric features, design all the geometric features, design all the geometric features of horizontal curve, of horizontal curve। Second, specify the minimum setback distance। क्या बोला मैंने? specify the setback distance, specify the setback distance from the center line of two lane highway on center line of two lane highway on the inner side of curve, on the inner side of curve, on the inner side of curve, up to which the building etc, up to which the building etc, up to which the building etc obstructing the vision, obstructing the vision should not, obstructing the vision should not be constructed, so intermediate side distance, याद है क्या? ISD भूल गए। intermediate side distance is available throughout the सर्कुलर कर्व। मैंने बोला था ना सारा पढ़ के आना, सारा कुछ दे दूंगा इसमें। सर्कुलर कर्व, तो ये भी आ गया और रह गया एज्यूम द लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व। लो ये भी लो, कल वाला क्वेश्चन भी लो। एज्यूम द लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, ग्रेटर दूंगा छोटा दूं, कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन, कौन सा केस आ गया? ग्रेटर देन SD। सारा कुछ दे दिया मैंने, करो स्टार्ट, कर दो डिजाइन। देखिए सही कितना पढ़ रहे हो।
रोलिंग टेरेन से पास करिए, स्पीड कितनी लोगे? अब मैं 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूँ, 80 और 65 में से 80 ले लोगे, ठीक है। रोलिंग 80, मिनिमम 65 है, हैं? पीछे दे रखी है, चार्ट पढ़ लेना भैया, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अब क्या यार रोलिंग टेरेन के लिए वैल्यू याद नहीं होगी? होगी ना। एनएच के लिए वैल्यू याद नहीं होगी? तो यही है यार, बार बार ये याद नहीं करनी है, कुछ चीज़ें होती है सवाल लगाने से याद हो जाती हैं, वो है। करो फटाफट से। हो गया, करो स्टार्ट। अब फॉर्मूला ढूंढते फिरते हो। सबसे पहले क्या निकालना है? कैसा हाईवे दिया हुआ है? स्ट्रेट हाईवे। पासिंग कहाँ से कर रहा है? रोलिंग टेरेन से। हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस किसके इक्वल है? रूलिंग मिनिमम रेडियस के। डिजाइन करने हैं सारे सिमेट्रिक फीचर्स। सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? जो रेडियस है रूलिंग मिनिमम रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस ही निकालो। रूलिंग मिनिमम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्ट करो, ज्योमेट्रिक फीचर सारे के सारे ज्योमेट्रिक फीचर्स निकालो। फॉर्मूला बोलो फटाफट से। ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए 127 आर। आर की जगह क्या था? आर एम आर था। यहाँ पे ई की वैल्यू किसके इक्वल पुट करते थे हम? ई मैक्स के, याद है क्या? एफ की वैल्यू पता ही अपने को कितनी होती है? कितनी रहती है इसकी? 0.15। सोल्व करो, वैल्यू पुट करो। ई तो फॉर्मूला शुरू किया मैंने, डिजाइन भी करूंगा। ई इक्वल टू ई मैक्स, ई की वैल्यू ई मैक्स कितनी होती है? 0.07, ठीक है। 0.07। एफ की वैल्यू कितनी है? 0.15। वी की वैल्यू कितनी है? 80 का स्क्वायर 127। आर एम आर, आर एम आर की वैल्यू निकालो। आर एम आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 का स्क्वायर 127 0.07 प्लस में 0.15। सोल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही है? तो पहला पार्ट खत्म हो गया। सारे डिजाइन एलिमेंट आ जाएंगे आज आपके। वन जीरो कैसे कर रहे हो भाई? 80 का स्क्वायर ही है। हाँ नहीं नहीं, स्केयर क्यों आएगा यार? ये तो यहीं यहाँ से यहीं लेके आया हूँ। लो स्केयर कहाँ से आएगा? तो अरे लगने से इसको नीचे लेके आया हूँ यार, कुछ नहीं। कितनी आ रही है? टू टू 230 ले लूँ? लो डिज़ाइन करना है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। एक आधा मीटर बढ़ा दोगे भैया, 230 मीटर के लिए डिज़ाइन कर दिया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड, और क्या निकाल दो? सुपर एलिवेशन निकाल दें। अब भैया ये तो मान लिया हमने सुपर एलिवेशन इतना है। अब एक्चुअल सुपर एलिवेशन क्या है? सेकंड एलिमेंट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। कैसे करते हैं? डिज़ाइन कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर्मूला बोलो। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए 127 आर। एफ की वैल्यू कितनी मान लेंगे?
0, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है और स्पीड कितनी ले लेंगे 0.75 v इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 r। अब ये वैल्यू कितनी बन जाती है v स्क्वायर डिवाइड बाय में 225 r। r की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू कितनी है 80 का स्क्वायर 225 गुना में r की वैल्यू कितनी आई है 230। सोल्व कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगी। तो एक पार्ट और सोल्व हो गया, समझ आ गया रेनू। 0.12 ये वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा ये किससे ज़्यादा आ रही है, क्या ये पॉसिबल है। 0.12 मतलब 12% आ गई। जीरो आगे बताओ यार। 0.12 0.123 आ रही है ना, 0.123 ये आ रही है। 100 से भाग करो कितने परसेंट आ गई है, ये 12.3% आ गई। 12.3% क्या ये पॉसिबल है। मैक्सिमम कितने लेके चलते हैं 7%। अब ये पॉसिबल नहीं है तो हम आगे के लिए कितना लेके चलेंगे, तो हम मान लेंगे भैया ये की वैल्यू कितनी है 7% है। डिजाइनिंग ऐसे की थी, चलो नोट कर लो इसको। अब डिजाइनिंग के लिए आ गई इतनी, अब क्या करोगे, अब निकालोगे एफ की वैल्यू। एफ भी चेक कर ले 7% के लिए, हो गया कर लिए, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 आर। एफ की वैल्यू निकालनी है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 आर माइनस में ई बताया था। चेक करो एफ की वैल्यू 80 का स्क्वायर 127 आर की वैल्यू कितनी है 230 माइनस में ई की वैल्यू 0.07। सोल्व करो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है। जीरो 0.149 कितना परसेंट आ गया ये 14.9% आ गया। अरे ये 0.15 से कम होना चाहिए, क्या ये 0.15 से कम है, कम है क्या। अरे कम ही तो है यार, कम ही तो है, 0.15 से कम है। इसका मतलब हैंस ई जो वैल्यू ली है वो सेफ है, हैंस ई इज सेफ। ई की जो वैल्यू ली है वो सही लिया आपने, ठीक है। इसका मतलब ई की वैल्यू कितने के लिए डिजाइन करना था 0.07 के लिए। ना होती वो क्रेडिट रबर के बता ही रखा है, क्लियर है। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या बताया था, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गया इतना। तीसरा एलिमेंट एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये सारा कुछ निकाला मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है क्या। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला बोलो। एक्स्ट्रा वाइडनिंग किस किस के इक्वल थी, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एम प्लस में डब्ल्यू पी। डब्ल्यू एम का फॉर्मूला बोलो, एन एल स्क्वायर डिवाइड बाय में किसके इक्वल था, चेक कर लो, एन एल स्क्वायर डिवाइड 2r ये था ना, प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 9.5 रूट ऑफ r यही था क्या। अरे वी था, ये लो वीडियो चेक कर लो, यही था। अरे अभी तो बताया था मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस में साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, यही होगा। करो वैल्यू पुट, एन कितना है, नंबर ऑफ लेन मान लो 2 है, नंबर ऑफ लेन मान लो 2 हैं। अच्छा एल क्या था यहाँ पे, एल क्या था, एल किसके इक्वल था एक्स्ट्रा वाइडनिंग में, भूल गए ना, एल किसके इक्वल था। अरे लेंथ ऑफ द व्हील बेस, भूल गए जो मैंने लिया था। हाँ कितना लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं बोलो भाई। अरे 6 मीटर लेके चलते हैं, कमाल है। 2 इंटू में 6 का स्क्वायर, 2 इंटू आर की वैल्यू 230, वी की वैल्यू 80, 9.5 रूट ऑफ आर की वैल्यू 230। सोल्व कर लो भैया। एक्स्ट्रा वाइडनिंग देखो कितनी आ रही है।
हैं, हाँ 9.5 कितनी आई 0.71 सब 1 आगे 711 ही लिख दूँ, लो 11 लिख दिया, ठीक है, सबको यही आ रहा होगा। अब इससे क्या पता अगर टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट निकाल सकते हो, टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी ले लूँ, 7 मीटर ले लूँ, प्लस में 0.711 वैल्यू कितनी आ गई, 7.711 मीटर आ गई, टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट भी आ गई। नेक्स्ट निकालो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, देखो सारे एलिमेंट बता दिए हॉरिजॉन्टल कर्व के, एक ही क्वेश्चन पूरा हॉरिजॉन्टल कर्व वो करवा देगा आपको, हो गया इतना। नेक्स्ट निकालो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, 3 क्राइटेरिया बताए थे इसके, कल ही बताया ना, तो चलो पहला बताओ ट्रांजिशन कर्व, पहला केस 1 बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बताया था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर्मूला बोलो, अरे फॉर्मूला बोलो भाई, कल ही तो करवाया है, 0 पॉइंट क्या था, अरे देख लो, प्रूव भी कराया अभी तो, 0.0215 v क्यूब डिवाइड बाय में बोलो c इंटू में r, LT था ये था, अरे एक ही बात है वो तो, लो यार इसमें क्या, ठीक है, पुट करो वैल्यू 2, ये वो चेक कर लो मेरे को तो 215 याद आ रहा है, एक मिनट आपको 278 लिखवा दिया क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, उसको चेंज करो यार, पीछे भी चेंज कर लो, एक मिनट, अरे कहाँ लिखवाया मैंने, सही करो ना उसको, 0.278 का भी तो क्यूब होगा, फिर हाँ होल क्यूब है ना, मैंने तो पूरा आंसर लिख दिया आपके आगे, करके तो देख लो भाई, 0.278 का क्यूब, ये लो तुम लो पहले यार, लो 0.278 v का क्यूब भाग में c इंटू आर सी, अब कर लो बस, ठीक है, तो ये याद होगा, तो जो याद है वो ठीक है, लो अब लिख दो वो वाली चीज़, 0.0215 v क्यूब भाग में c इंटू में आर सी, यही होगा, पुनः करके देख लो एक बार, क्यूब करके देख लो, गलती ना लग जाए, 0.0215 v की वैल्यू 80 का क्यूब भाग में c की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 230 मीटर, c की वैल्यू बोलो कैसे निकाली थी, 80 डिवाइड बाय में 75 प्लस में v, यही था क्या भूल गए क्या, ठीक है, निकालो भाई, निकालो वैल्यू कितनी आएगी, 80 डिवाइड बाय में 75 प्लस में 80, सोल्व करो कितनी आ रही है, 0. कितनी आ रही है, 5 के आसपास ही आ रही होगी, 0.516 यही आ रही होगी, पुट करो वैल्यू, हो गया इतना, 0.0215 इंटू में 80 का क्यूब 0.516 गुना में 230, सोल्व करो वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है, 92.75 मीटर आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेप, इतनी कहानी भी होगी। अब आ जाओ, सेकंड केस क्या था भाई, एज पर दी रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। यहाँ पे मैंने 2 केस कराए थे, याद है, पहला केस सेंट्रल लाइन मेथड, अब यूज करो सेंट्रल लाइन मेथड। पहले मैंने कहा था इनवर्स से कर लो, इसको सेंट्रल लाइन से कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। सेंट्रल लाइन मेथड, यूज सेंट्रल लाइन मेथड, फॉर्मूला बोलो सेंट्रल लाइन मेथड का, कल बता दिया था, n इंटू ई डिवाइड बाई 2 w प्लस में WE। चेक करना यही था क्या, सीधा लिख दिया मैंने, वो चेक कर लो, हैं यही है क्या, ई यही था,
अरे 1/2 कर लो, एक ही बात होगी तो। ठीक है। एंड टेरेन कैसा है? टेरेन कौन सा बोला है? 150 रोलिंग टेरेन है, 150 वैल्यू बोली थी कल। 150 सुपर एलिवेशन बोलो 0.07। डब्ल्यू विड्थ ऑफ द पेमेंट 7, एक्स्ट्रा विड्थ कितनी आई है? 0.711 डिवाइड बाय में 2, सोल्व करो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी बाय सेंट्रल मेथड से। आंसर बोलो कितना आ रहा है? ठीक है। वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? फोर्टी पॉइंट 40.48 मीटर। सबका ही आ रहा है? हो गया। केस 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट केस 3। केस 3 बोलो भाई। एज पर IRC फॉर्मूला बोलो 2.7 v² डिवाइड बाय में r पुट करो। 80 का स्क्वायर 230, सोल्व करो आंसर आ जाएगा। $75.13 मीटर। ठीक है 75। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किसका फंक्शन है? तीनों का। तीनों की वैल्यू बोलो कितनी कितनी आ रही है? पहली वैल्यू कितनी आई थी? पहली वैल्यू आई थी 92.75। 48.8 है क्या? कितना आया था? 40.48। 75.13। मैक्सिमम कौन सा है? कितनी प्रोवाइड करूंगा? मैक्सिमम बोलो भाई। 92.75 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करवा गई। तो कल वाला सारा रिपीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बोलो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट पढ़ो क्या कह रहा है। लो पढ़ो। स्पेसिफाई द सेटबैक डिस्टेंस। अब सेटबैक डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर लाइन। 2 लेन हाईवे है फ्रॉम ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व अप टू विच बिल्डिंग एटसेट्रा ऑब्स्ट्रक्टिंग द विजन शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बोला ISD अवेलेबल करवा रखा है भाई। ओवरटेक करने के लिए ISD अवेलेबल है। एक तो SSD अवेलेबल है, उसने बोल दिया ISD अवेलेबल है। अब बताओ ISD कितना अवेलेबल है? ISD किसके इक्वल होता है? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस बोलो किसके इक्वल होता है? बोलो भाई 2 टाइम्स ऑफ SSD। SSD का फॉर्मूला बोलो, किसको याद है? बोलो बोलो, भूल गए? पता था मेरे को। 0.278 V इंटू टी, ये कौन सा था? लेग डिस्टेंस, याद आ गया? अब ब्रेकिंग डिस्टेंस v² डिवाइड बाय में 254 F, यही था। चलो याद आ गया, कोई बात नहीं। 0.278 V की वैल्यू कितनी है? 80। टाइम, उसमें टाइम दे रखा है क्या? टाइम कितना होता है? टाइम कौन सा टाइम होता है? रिएक्शन टाइम होता है। टाइम इज दी रिएक्शन टाइम। कितना लेके चलते हैं इसमें? 2.5 सेकेंड लेके चलते हैं। 2.5 सेकेंड प्लस 80 का स्क्वायर 254। एफ की वैल्यू बोलो, एफ की वैल्यू बोलो। कौन सा फ्रिक्शन होता है यहाँ पे? कौन सा फ्रिक्शन होता है? 0.15 मत लगा देना, वो लेटरल फ्रिक्शन है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लगता है। कितना होता है ये? 0.35। अब ये होता है ये, इसके लिए चार्ट बनवा रखा है। 80 के लिए इसकी इतनी स्पीड है, 100 के लिए इतनी है, 60 के लिए इतनी है। ये यहाँ से चार्ट है ये, ठीक है क्या? ये लिख लो, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है ये फ्रॉम चार्ट। लो ठीक है, लो फ्रॉम टेबल बनवा रखी है, पीछे टेबल देख लेना, आज पढ़ लेना सारा कुछ। वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? वैल्यू बोलो।
255.18 मीटर। अब इतनी SSD आ गई, मतलब ISD आ गई। अब जो SD था ना वो साइड डिस्टेंस, अब ये वो आ गया, ISD आ गया, इतना प्रोवाइड करके उसने। हाँ मतलब ISD मान लिया तूने, ISD आ गया इतना 255 मीटर की SD दे रखी है। अब उसने एक और चीज बोली है क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में बोला जो लेंथ ऑफ कर्व है वो क्या है, तो लेंथ ऑफ कर्व है वो क्या है, टू लेन हाईवे द इनर साइड ऑफ द कर्व अप टू द बिल्डिंग एक्सेट्रा अवेलेबल थ्रू आउट। इसमें क्या बोला है, सेटबैक डिस्टेंस निकालना है। इसने लेंथ ऑफ द कर्व के बारे में दिया क्या कुछ, हाँ एज्यूम लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन SD। लेंथ ऑफ कर्व क्या है, ज्यादा है, तो लेंथ ऑफ द कर्व सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन ISD। यहाँ पे ISD हो गया ना, ये मतलब जो भी SD है ISD हो गया, या और SD बोल लो उसको, मतलब SD इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये इसके इक्वल होता है, पहले वाला केस आ गया, पहले केस के अंदर बोलो M बोलो, M किसके इक्वल आएगा, फॉर्मूला बोलो भाई सीधा, M, हाँ M किसके इक्वल आएगा, R माइनस D इंटू कोस अल्फा बाई 2, यही आएगा, कोस अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 निकालो, मैंने अल्फा निकलवाया था आपको, अल्फा बाई 2 के 360 बाई में 2 180 हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय में 2 पाई, आगे R माइनस में आगे यही होगा, आगे भी है क्या कुछ और, इनटू में कुछ और है, इनटू में SD भी तो आएगा, SD साइड डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करो, कितनी वैल्यू आ रही है, अब ISD कितना है, ये ISD है SD की जगह, ठीक है ना, तो 180 गुना में 255 भाग में 2 इंटू में पाई गुना में R की वैल्यू कितनी है 230 माइनस में D की वैल्यू बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, D इज टोटल पेमेंट, अरे क्या और लिखवाई तू थी, होगी भी 2, शाबाश, अरे क्वेश्चन आया था ना वो तो, अब बताओ D कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन में थी, अब D बताओ कैसे निकालूंगा, रट्टा नहीं मारना भैया, वहां पे जाके 2 से सोल्व कराया मैं तो, सर 2 लिखवाई थी क्वेश्चन में, दे दे तो बहुत बढ़िया, ना दे तो हाँ 2 आ गई। बोलो पेमेंट की विड्थ कितनी, टोटल पेमेंट की विड्थ आ गई, भाग में 4 कर दो वही आ जाएगा, अरे टोटल पेमेंट की विड्थ आ गई 2 लेन की, टोटल पेमेंट की विड्थ बोलो कितनी है 7.711 भाग में 4, इसलिए तो निकलवाई है ये, अब निकाल लो कितनी आ रही है, चलो मान लिया आती उतनी है आसपास, पर 1.928 इसलिए करवाया क्वेश्चन, मेरे को पता था रट्टे मार लिए होंगे। चलो D की वैल्यू आ गई, सोल्व करो उसको, अल्फा बाई 2 की वैल्यू बोलो 180 इंटू में 2 पाई, अरे 180 2 पाई कैसे लिख दिया, 255 सॉरी गलत लिख दिया क्या, इंटू में SD की वैल्यू बोलो 255, पुट्टी कर दूंगा वैल्यू 255 भाग में 2 पाई की वैल्यू पुट कर दोगे 3.14, 230 माइनस में D की वैल्यू 1.928, सोल्व कर लो वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बाई 2 की वैल्यू भी आ गई, अरे अल्फा बाई 2 में कहाँ रख दिया, ठीक है ये तो M, हाँ अल्फा बाई 2 आया, ठीक है। बोलो अल्फा बाई 2 की वैल्यू, अल्फा बाई 2 की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, करो क्या हुआ, बंद करूँगा इसे, थोड़ा ठंड लग रहा है। अरे निकालो भाई, वैल्यू नहीं निकल रही क्या, अरे क्या कर रहे हो, 180 गुना 255 डिवाइड बाय में 2 इंटू 3.14 इंटू 230 माइनस में पाई की वैल्यू पुट करो ना,
28.27 देख लो एक बार, चेक करो यार, मेरे को तो मेरे कुछ हो रहा है। 32 डिग्री हो सकता है मेरी गलत हो। थर्टी टू के आसपास आनी चाहिए, काफ़ी टाइम से की नहीं है। आ गई ना 32 डिग्री मान लो उसको, लो 32 डिग्री आ गई, ठीक है। चलो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई, पुट करो उसके अंदर। m इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 255 माइनस में, ठीक है। अरे क्या बात, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट रुकना। आर की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 230 ही आई थी क्या? हाँ मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। अरे आर की वैल्यू 230 है ना, लो पुट करो वैल्यू 230 माइनस में, सबकी आ गई क्या? 230 माइनस में डी की वैल्यू कितनी आई है 1.928 कोस 32 डिग्री। लो सोल्व कर लो वैल्यू। चेक करता हूँ 36.58, ओके। अब बताओ क्या चीज़ रहेगी आपकी, सारा कुछ रिवाइज हो गया होगा, लो ठीक है। एक क्वेश्चन रिवाइज करो, हॉरिजॉन्टल कर्व खत्म, समझ रहे हो, सारा कुछ हो गया ना सर। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कराऊंगे ना कराऊँ, थ्योरी अब सारी। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। वर्टिकल आज हो जाए, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालो। नेक्स्ट इज, अब स्टार्ट हो गया आपका डिजाइन ऑफ वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन ऑफ वर्टिकल कर्व, अब सारा वर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्टिकल कर्व क्या होता है, व्हाट इज वर्टिकल कर्व, कहाँ होती है वर्टिकल कर्व? हिली एरियाज में होती है, और पुल पे हो सकती है, और जहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कर्व बोल देंगे। तो वर्टिकल कर्व की अगर मैं आपको दिखाऊँ, वर्टिकल कर्व की दिखाऊँ आपको, ये इसके बाद जीरो दिखा दो, उसके बाद प्लस दिखा दो, एन पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद नेगेटिव दिखाई है, उसके बाद दिखा दो नेगेटिव, ठीक है, अगेन पॉजिटिव, ये दिखा दी, ये क्या होगी? मान लो अभी ये वाली वैल्यू, ये क्या आ रही है यहाँ पे n इक्वल टू क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ रही है? ये जीरो आ रही है, मतलब लगभग स्ट्रेट है ना, ये लो स्ट्रेट ली है, तो मैंने n इक्वल टू कितना आ रहा है? जीरो आ गया। उसके बाद n इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ रही है? n इक्वल टू नेगेटिव। जब स्लोप जो है आपका
स्लोप मतलब ग्रेडियंट जो है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, तब उसको क्या बोल देंगे, वर्टिकल कर्व कर देंगे। ठीक है, ये सारी कहानी है। अब ये कहाँ डिवाइड करते हैं, क्योंकि अपने को जरूरी थोड़ी है हम फ्लैट प्रोवाइड करेंगे, जब जैसी टोपोग्राफी होगी वैसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हिली एरिया में टोपोग्राफी ऐसी, वहाँ पे कटिंग में पैसे थोड़ी लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं। सारी कहानी आगे समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लो, इसको तो 4 लाइनें। लिखो इसके बारे में। तो मतलब ग्रेडियंट जो है आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, सब हो सकता है। लिख लो एक पॉइंट इसके बारे में। द नेचुरल ग्राउंड में बी लेवल एट, ग्राउंड में बी लेवल एट, नेचुरल ग्राउंड में बी लेवल एट some places, may be level at some places, and the natural ground level may be level at some places and may have slopes, may have slopes of different magnitude, slopes of different magnitude at other location, at other location. Generally highway is aligned to, highway is aligned, generally the highway is aligned to follow the natural topography, to follow the natural topography, keeping in view the drainage and keeping in view the drainage and other design consideration, other consideration. ठीक है। द नेक्स्ट, अच्छा ये कौन सा ग्रेडियंट है, मैं आपको ये बता दूं। अभी तक जो हमने ग्रेडियंट पढ़ा है हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर, वो था क्रॉस स्लोप ऐसे, ठीक है। अब जो ये ग्रेडियंट है, ये वाला ग्रेडियंट है, ये वाला, समझ गए बात। अरे अगर दिखाऊं क्या, बन जाएगा मुझसे। हाँ, चलो अब मुझे दिखाना है, अब इसमें 3D कैसे बनाऊं। अच्छा ये वाला ग्रेडियंट, ये है लॉन्गिट्यूडनल। अब मैं अंदर तक नहीं दिखा रहा, ये जो ग्रेडियंट है ये क्या है, दिस इज एन, समझ रहे हो। और अगर इसका मैं वो बनाऊं, क्या क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा आपको, ये लो, ये क्रॉस सेक्शन है अंदर की तरफ वैसा है जो ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे अपने को क्या दे रखा है, अपने को ये इस पे ग्रेडियंट पे दे रखा है। तो ये ग्रेडियंट है, वो क्या है, क्रॉस स्लोप। दोनों डिफरेंस समझ आ गई। तो देखता हूँ 3D बन जाएगा तो बना भी दूंगा। तो ये जो वैल्यू है इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब जो अलाइनमेंट है, कुछ पानी तो यहां से यहां आएगा, कुछ पानी यहां से यहां जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो लेके चलते हैं हम लोग भाई, अल्टीमेटली पानी कहाँ जाएगा। समझ गए ना बात, क्लियर है सारी कहानी है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की, और वो बात थी वो क्रॉस स्लोप की। दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। वर्टिकल कर्व के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, और यहाँ पे कौन सा है, क्रॉस स्लोप। अभी तक मैंने क्रॉस स्लोप ऐसे पानी निकाला बस अभी, और अब कैसे निकालेंगे, अब ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो ये सारी कहानी भी होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब कहता कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है वर्टिकल अलाइनमेंट को डिजाइन करते हुए। द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे
द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे अफेक्ट्स दी, किस किस को अफेक्ट करेगा? अफेक्ट्स दी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। सेकंड है ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल। ये चला दो, ये दो एसी चलाना पड़ेगा। लास्ट चलो, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिखो ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल। थर्ड इज साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस। फोर्थ व्हीकल स्पीड, व्हीकल स्पीड। नेक्स्ट कंफर्ट वाइल ट्रैवलिंग एट कंफर्ट लेवल। इन चीज़ों पे फर्क पड़ता है। कंफर्ट लेवल इन चीज़ों पे डिफाइन करता है। हो गया? ऑब्वियस सी बात है, जब वर्टिकल कर्व होगी तो उसके एक्सेलरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा ही। नेक्स्ट ऑपरेशन कॉस्ट पे व्हीकल इफेक्ट पड़ेगा, जब ऊपर नीचे जाओगे तो ऑपरेशन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ही। साइड डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, साइड डिस्टेंस ज़्यादा लेना है कम लेना है, यहाँ पे अपन को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्हीकल की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी वर्टिकल कर्व में, और कंफर्ट लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं जो इस पर इफेक्ट पड़ता है वर्टिकल अलाइनमेंट का। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रख के काम करेंगे सारा। नेक्स्ट कौन कौन से एलिमेंट है इसके? नेक्स्ट पॉइंट, द वर्टिकल एलिमेंट्स, द वर्टिकल अलाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ, वर्टिकल अलाइनमेंट consist of two elements। कौन कौन से एलिमेंट है? consist of two elements। first is gradient, second first is gradient, second is vertical curve। वर्टिकल कर्व दो हैं, अब दोनों पढ़ेंगे हम लोग। अब कर्व आएगी नेक्स्ट लेक्चर में, वर्टिकल कर्व्स। आज मैं करा दूंगा ग्रेडियंट खत्म आपको। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करो ग्रेडियंट। हो गया ना? ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट देख लो, इसके बारे में भी स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए चेंज इन एलिवेशन। इट इज डिफाइंड एज द change in elevation or height। It is defined as the change in elevation or height of the road, height of the road। चल जा भाई। height of the road, or may be defined as, or may be defined as rise or fall, or may be defined as rise or fall along the length of the road, along the length of the road with respect to the horizontal, with respect to the horizontal, with respect to the horizontal। It can be represented as follows। It as follows: 1 in x, second 1 by x into 100, और tan थीटा बस 3 ले लो, ये लो। इन तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
1x का मतलब समझते हो ना, कल बताया था ना, ये सिंपल है वो तो, एक एलिवेशन और कितने हाइट चलने पे, x डिस्टेंस चलने पे, ये जो थीटा आएगा उसको बोल देंगे, ये डिफाइन हो गया। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये। ट्राई करूँगा बन जाए, लास्ट में देखता हूँ। बन जाएगा, ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो अब 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो परसेंटेज वाइज अभी तक करते आए हैं, या 1/x बोल दोगे इसको, या बोल दोगे tan थीटा, ये सारा आ गया। क्या इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट है। चलो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, एक सवाल पूछ लेता है वो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। इसको मैं पहले बना दूँ या नेक्स्ट नोट डाल, डेविएशन एंगल। तो ये सवाल पूछ लेता है डेविएशन एंगल क्या होता है। डेविएशन एंगल लिख लो, द एंगल विच मेजर्स the change in direction, the angle which measures the change in direction at the intersection of two grades, at the intersection of two grades, at the intersection of two grades, दो ग्रेड के इंटरसेक्शन पे जो एंगल चेंज होगा उसको बोल देंगे, इज नोन एज डेविएशन एंगल, इज नोन एज डेविएशन। चलो दो इंटरसेक्शन बना दी, ये इंटरसेक्शन दिखा दिया आपको, लो इसको इतना ले लो, ये इंटरसेक्शन से ये एंगल है मेरा प्लस अल्फा। अरे भाई कैलकुलेशन खराब हो गई क्या इसकी, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, ठीक है। ये कितना ग्रेडियंट था, अल्फा 1, ये कौन सा ग्रेडियंट है, ये कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा ये वाला कौन सा है, नेगेटिव होता है ना। ये दोनों जहां मिलेंगे इसका ग्रेडियंट क्या होगा, या ऐसा बोल सकते हो ओरिजिनल ये था, ओरिजिनल ये था, फाइनल क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल एक तो अल्फा 2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा 1। तो टोटल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2। अब ये बोल रहा है अगर दो रोड मिलते हैं, दोनों से जो ओरिजिनल ग्रेडियंट आएगा वो कितना आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। कैसे आएगा, ये तो उसका मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन पूछ ली तो कैसे करोगे, फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल कितना है, फाइनल माइनस अल्फा 2, अरे माइनस है ना, माइनस में माइनस अल्फा 1 है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या आ गया, अल्फा 2 प्लस में अल्फा 1। अब ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड। दो जब एंगल मेजर करेंगे, जब चेंज इन डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन जब चेंज होगी, अब डायरेक्शन चेंज होने पे जो फाइनल ग्रेडियंट आएगा वो कितना आएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये डायरेक्शन आ गई, क्योंकि यहां से आ रहा था, यहां से नेगेटिव, अब ये नेगेटिव, अगर ये ऊपर होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो अल्टीमेटली कहानी बता दी आपको, डेविएशन एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम जो है ये सम हो जाता है। देख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, खत्म करते हैं इसको, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, कौन कौन से टाइप हैं ग्रेडियंट के, कौन कौन से टाइप्स हैं ग्रेडियंट के। पहला ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट, पढ़ा होंगे सारे ये तो, रूलिंग ग्रेडियंट, सारे पहले नाम लिख दूं। दूसरा है लिमिटिंग ग्रेडियंट, तीसरा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट,
चौथा मिनिमम ग्रेडियंट। लो जी, चारों ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में, खत्म करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे एक आइडिया दे देता हूँ कैसे होता है ये। मान लो दिस इज द लेवल रोड। अब मैं एक करके बना देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा भी क्यों ये करना पड़ा है। ये लेवल रोड होती है, स्ट्रेट रोड, ये तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, ये तो नहीं कर सकते ना। लेवल के बाद आपा ने क्या किया, जस्ट इसको हल्का सा मोड़ दिया, लो कर दिया। इसको क्या बोले, कम से कम इतना ग्रेडियंट देना पड़ेगा, मतलब मिनिमम ग्रेडियंट। ये कौन सा ग्रेडियंट हो गया, दिस इज मिनिमम ग्रेडियंट। लो लिखते जाओ ये भी, दिस इज लेवल रोड। कम से कम इतना ग्रेडियंट देना पड़ेगा ताकि ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर हो जाए। मिनिमम ग्रेडियंट ये है। डिजाइनिंग के लिए कितना देते हैं हम लोग, इसको हल्का सा बढ़ा दो। डिजाइनिंग के लिए जो डिजाइनिंग प्रेफर करता है डिजाइन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट। उसके बाद अब रूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, रूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, जस्ट उस केस के अंदर कौन सा ग्रेडियंट देते हैं हम लोग, उस केस के अंदर देते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट। ये हल्का सा और कर हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, दिस इज लिमिटिंग ग्रेडियंट। अच्छा, अब कोई तरीका ही नहीं है अपने पास भैया, लिमिटिंग प्रोवाइड कर नहीं पा रहे, अब तब देते हैं हम एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल क्या होता है, लो जी और ज्यादा इसमें आ जाएगा। लो अब बहुत कम स्ट्रेच पे होता है ये वाला, दिस इज दी कौन सा ग्रेडियंट आ जाएगा, दिस इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। ये सारे ग्रेडियंट बता दिए, अब इनको डिफाइन कर लेंगे कितना कितना देते हैं। हाँ स्टैंडर्ड कुछ तो शेडियन, जैसे एक्सेप्शनल है 100 मीटर तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि ये पीछे व्हीकल पीछे आ जाएंगे, समझ रहे हो, दिक्कत है इसमें। तो मतलब ज़्यादा चढ़ाई होगी उसकी एक्सेप्शनल की, जिस केस में कितने कुछ एरिया में दे सकते, ज़्यादा नहीं दे सकते हम। जैसे 100 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर का 10वां पार्ट, समझ रहे हो ना। ये सारी कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला लिखो रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, इसका दूसरा नाम है डिजाइन ग्रेडियंट। डिजाइन ग्रेडियंट कौन आया, अरे ये गलत आ गए हैं हमको। चलो, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट, लिखो इसके बारे में, इट इज द मैक्सिमम gradient with which the designer it is the maximum gradient with which the designer attempts to design the vertical profile of road. Vertical profile of road. Gradient up to the ruling gradient. Gradient up to the ruling gradient are adopted. Ruling gradient are adopted up to the ruling gradient are adopted as the normal course, in design. In some cases flatter gradient may be provided. Flatter gradient may be
प्रोवाइडेड, लिख लो इसमें, इन सम केसेस फ्लैटर ग्रेडियंट मे बी प्रोवाइडेड, wherever it can be provided, wherever it can be provided. Wherever it can be provided. हो गया? अल्टीमेटली क्या है, इट इज द मैक्सिमम स्लोप, ये मैक्सिमम स्लोप है जो डिजाइनर को प्रोवाइड कराना पड़ता है, क्या रूलिंग ग्रेडियंट उसको बोलते हैं। इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद विच द डिजाइनर अटेम्प्ट टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल, वर्टिकल प्रोफाइल देने के लिए जो मैक्सिमम जो ग्रेडियंट दे सकते हो डिजाइनर, वो उसको बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अप टू द रूलिंग ग्रेडियंट आर अडॉप्टेड इन द नॉर्मल कोर्स, नॉर्मली इसको अप्लाई करना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है आपको, नॉर्मली तो आपको इसको देना ही पड़ेगा। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या रहता है, ये फ्लैट भी कर देते हैं, फ्लैटर मतलब कम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं इससे, फ्लैटर मतलब जैसे इससे ये फ्लैटर है तो इससे कम दे सकते हैं, फ्लैटर ग्रेडियंट मे बी प्रोवाइडेड वेयरएवर इट कैन बी प्रोवाइडेड। ये सारे क्या हो गया भाई, ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट इज रूलिंग के बाद सेकंड ग्रेडियंट, सेकंड ग्रेडियंट लिखो लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब वेयर एवर लिख लो सीधा इसमें, वेयर एवर टोपोग्राफी ऑफ ए प्लेस forces to, wherever topography of a place forces to adopt the steeper gradient, to adopt the steeper gradient then ruling gradient, it can be extended up to the, it can be extended up to the limiting gradient, or else enormous increase in the cost of construction, enormous increase in the cost of construction. Next point, however the length of road on which the length of road on which this gradient is provided, is limited. अल्टीमेटली कंटिन्यूसली कोई प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिख सकते हो द लेंथ ऑफ द रोड इन विच ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड इज लिमिटेड, ठीक है, लिमिट कुछ मात्रा में ही प्रोवाइड कर सकते हो, ये समझ जाओगे। चलो समझो, अल्टीमेटली इसने क्या बोला, वेयर एवर टोपोग्राफी ऑफ प्लेस फोर्सेस टू अडॉप्ट द स्टीपर ग्रेडियंट। भाई कई जगह ऐसी टोपोग्राफी होती है आपको कुछ स्टीप ग्रेडियंट देना पड़ता है, वहां पे हम कौन सा रूलिंग के बाद कौन सा देते हैं, हम रूलिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, कहां तक, लिमिटिंग तक। अब तो नेक्स्ट बोला, नहीं तो अगर आपने ये प्रोवाइड ना करा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्यों, कटिंग फिलिंग करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कॉस्ट बच जाए। हाउएवर द लेंथ ऑफ द रोड ऑन विच दिस ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड इज लिमिटेड। अब ये कुछ डिस्टेंस तक ही रखते हैं, कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटिंग को भाई हो सकता है रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रखा है, कुछ डिस्टेंस तक अपने को लिमिटिंग भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है ताकि हमारी कॉस्ट ना बढ़ जाए,
ये सारी कहानी होती है लिमिटिंग ग्रेडियंट। आगे समझ में? नेक्स्ट आ जाओ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। हो गया? अब इसका आप वो पूछेगा आपसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस यही सवाल आता है, मेरे को लिखवाना पड़ रहा है सारा। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट लिखो भाई। हो गया? इन सम एक्सट्रीम सिचुएशन in some extreme situation it may be unavoidable to provide, it may be unavoidable to provide, it may be unavoidable to provide still steeper gradient than still steeper gradient still steeper gradient than limiting gradient, then limiting gradient for shorter stretch of roads, for shorter stretch of roads, shorter stretch of roads. In such cases, exceptional gradient in such cases exceptional gradient can be provided up to 100 meter, can be provided up to 100 meter, कैन बी प्रोवाइडेड टू 100 मीटर। बस ये सारी कहानी आ गई। अब IRC ने टेबल दी है वो भी लिख लो। हो गया? कुछ नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन भी हो जाती है जिसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते बट आपको उससे भी स्टीप देना पड़ता है ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ये बहुत शॉर्टर स्पैन के लिए होता है। कितना होता है शॉर्टर स्पैन? 100 मीटर तक का। आगे सुनो। चलो नेक्स्ट, ये कहानी भी होगी। अब आ जाओ एज पर IRC, एक टेबल बना लो। एज पर IRC टेबल बनाओ। IRC ने टेबल दिए, इन सबकी वैल्यूज दी हैं, बना लो टेबल। लो जी, स्ट्रेट लाइन, चलो सबसे पहले लिख लो टाइप ऑफ टेरेन, प्लेन एंड रोलिंग। इसको बड़ा करना पड़ेगा, एक मिनट रुको कि थोड़ी सी ये वैल्यू इतनी ले लेते हैं। फर्स्ट प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। दूसरी माउंटेनियस टेरेन, माउंटेनियस टेरेन। माउंटेनियस टेरेन, mountainous terrain and steep heavy RL and steep mountainous terrain and steep RL more than 100 meter, steep RL more than 300 मीटर, 300 मीटर से ज़्यादा माउंटेनियस। उसके बाद है स्टीप टेरेन अप टू स्टीप टेरेन अप टू 300 मीटर, 3 है ये IRC ने मेंशन किए। इसके लिए वैल्यूज कुछ पूछ लेगा, कुछ उठा के ऐसे कैसे। वैल्यू लिख लो सबकी। दिस इज द वैल्यू। फर्स्ट इज रूलिंग टेरेन, सेकंड इज लिमिटिंग टेरेन और एक्सेप्शनल टेरेन। लो जी, सबकी वैल्यू लिख लो, सबकी वैल्यू लिख लो। ऊपर लिख देता हूँ रूलिंग टेरेन, रूलिंग टेरेन, रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल। लो जी, रूलिंग टेरेन में लिखो 1 in 30, 1 in 20, 1 in 15। ठीक है, इसको परसेंटेज में निकाल सकते हो ना आप, आता होगा, समझ गए ना, डिवाइड करना है से बस। नेक्स्ट माउंटेनियस टेरेन के लिए 1 in 20,
1 in 16.7, 1 in 16.7 and 1 in 14.3, 1 in 14.3. नेक्स्ट इसमें लिखो 1 in 16.7, 1 in 14.3 एंड 1 in 12.5 लिख लो। एक दो लिख देता हूँ मैं परसेंटेज, वो अपना आप कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सवाल किसी में भी आ सकता है। ये है 1 in 30 का क्या मतलब है, कैसे निकालोगे? 1 in 30 का मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 1 in 30 गुना में 100, 1 in 30 गुना में 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी? 3.3%, ये आ जाएगी। ठीक है, 3.3%। 1 in 20 कितना परसेंट आ जाएगा? 1/20 इंटू 100 कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। ये ऐसे परसेंटेज निकाल लेना, ये सवाल पूछ लेता है ये ऐसे। ठीक है, 1 in 15 इंटू 100, 100/15 कर लो, कितनी आ रही है? लगभग कितनी आएगी? 15, 75, 15 छिके 90, 6 पॉइंट कितना परसेंट आएगा? 6.68 आ जाएगा। 6.66 लो, 6.66। 1 in 20 अगेन 5%। 1 in 16.7 कितना आ रहा है? ये लगभग आएगा 16 पंजे 80, 16 6% आ जाएगा। 1 in 14.3 7% आ जाएगा। 1 in 16.7 6% आ जाएगा। 1 in 14.3 7%। ये देख लो, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा। कितना आ रहा है? सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट अब रहेगा मिनिमम ग्रेडियंट रह गया है 7.8%, 8% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो बना लिए। इससे एक सवाल पूछ लेता है वो, नोट डाल के स्टार लगाना है इस पर। नेक्स्ट मिनिमम ग्रेडियंट, वो थोड़े दिन पहले ना वो आया था, किसका फ़ोन आया था मेरे पास, बोले यार एक ना जयपुर में इंस्टीट्यूट है जो मतलब SSC JEE के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इसी नोट्स में से आते हैं। मैं बोला हमारे नोट्स उठा लो, सारे क्वेश्चन आने तो इसमें से ही हैं, करवा दो, सारा कुछ ही रखे उसमें से ही आएंगे। वो मतलब एक हुआ बना दिया, वो जो नोट्स दे देता है उसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं। अरे आएंगे तो उसमें से ही, कंसेप्ट ही पढ़ाता हुआ, ये तो है नहीं कोई वो जादू दे देता है भाई ये क्वेश्चन आएगा। या तो उसको ऐसे बोलो भाई 200 क्वेश्चन दे दे, 100 आने चाहिए इसमें से, फिर ये बात तो हो सकती है। चलो नेक्स्ट हो गया। कितने ग्रेडियंट हो गए? 3 हो गए ना, चौथा रह गया मिनिमम ग्रेडियंट। लो नेक्स्ट इज मिनिमम ग्रेडियंट। अब कम से कम कितना ग्रेडियंट देना है? मिनिमम ग्रेडियंट लिख लो उसको, लिखो द मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज, is provided to, the minimum gradient is provided from drainage point of view, from drainage point of view, from drainage point of view, in order to allow gravity, in order to flow through gravity, in order to flow through gravity. Next, as per IRC, as per IRC, minimum gradient, as per IRC minimum gradient are as follows, are as follows। IRC ने मिनिमम ग्रेडियंट दिया है अलग अलग मटेरियल वाइज। कंक्रीट ड्रेन्स हैं, कंक्रीट ड्रेन्स और सोयल ड्रेन्स, सोयल ड्रेन्स। कंक्रीट के ड्रेन्स बने हुए हैं तो आपको कम से कम 1 in 500 देना है जहाँ से पानी निकलेगा, और सोयल के ड्रेन्स हैं तो 1 in 200। लो सोयल के लिए ये लिख लो उसके लिए। अब ये सोयल पे डिपेंड करेगा कैसी टाइप की सोयल है। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको 1 in 100 दे दो। ये सारे कहानी, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोयल, डिपेंडिंग अपॉन दी
टाइप ऑफ सोइल, इट कैन बी टेकन एज, इट कैन बी टेकन एज 1 in 100, उसको 1 in 100 भी ले सकते हो, 1 in 100 तक ले जा सकते हो। वन इन 100 का मतलब क्या है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। और 1 in 200 का, अब इसका मतलब इसमें यहाँ पे क्या किया इसने, वहाँ पे स्लोप क्या है, कम है, यहाँ पे क्या दे दिया, स्लोप ज़्यादा। क्यों देना पड़ा स्लोप ज़्यादा, हो सकता है सोइल की परमिटिविटी ज़्यादा हो। अगर सोइल की परमिटिविटी ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्लोप ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो रिसाव कर जाएगा, रिस जाएगा तो क्या होगा, उसकी लाइफ कम कर देगा। तो अपने को परमिटिविटी ज़्यादा तो स्लोप क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना, ताकि जल्दी जल्दी पास कर जाए। ये सारी क्लियर है बात। चलो ये सारी कहानी होगी। अब आपसे सवाल जो पूछेगा दूसरा नोट इसी में ही, तो सवाल पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा ग्रेडियंट है, बोलो, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, उसके बाद लिमिटिंग ग्रेडियंट, उसके बाद रूलिंग ग्रेडियंट, उसके बाद मिनिमम ग्रेडियंट। ये सवाल पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। अब ये सारा मैंने आपको वैसे बता दिया, मतलब होता क्या है, कैसे कैसे आता है, ये सारी कहानी है। समझ गए बात। चलो एक थोड़ा सा बना के देखता हूँ, 3D बनता है तो बना लेना आप भी। चलो उल्टा बनाया था क्या, पहले कैसे बनाया था, इसी से बनाया था, चलो इसी से चल जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे मिलाने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट मिला दूँ, या इससे ले लो, उल्टा ही ले लो यार। पहले कैसे बनाया था मैंने, ये लो, ठीक है, ऐसा था ना। लो अब अपने को एक और डब्बा बना देते हैं ताकि समझ आ जाए सारा, ये सारी कहानी भी हो जाएगी। बॉक्स बना के करना पड़ेगा। अपने को ये, आप समझ रहे हो ना आप, ये चीज़, ये वाला जो ग्रेडियंट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एन की, ठीक है। और एक और चीज़ बना देता हूँ इसमें, पहले बॉक्स ही बना दूँ क्या, बन नहीं रहा यार ये। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको स्ट्रेट लेके चलते हैं। लो ये रोड दिखा रखी है, ये है। अच्छा इसके ऊपर अगर मुझे बनाना हो ग्रेडियंट, वो कैसा बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे करके, कुछ कुछ तो समझ आएगा। मुझे बनाना कैम्बर बनाना है ना, लो ये कैम्बर, ये ऐसे, समझ गए बात। ये सारी कहानी, ये रोड है, आई कुछ समझ में क्लियर है। मतलब ये वाला जो अभी तक मैंने यहाँ की स्टडी पढ़ी है, अब कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, यहाँ पहुँच चुका हूँ, क्लियर है। ये दोनों कहानी है। अपने को कहाँ कहाँ से पानी फ्लो करेगा, एक तो पानी फ्लो करेगा यहाँ पे करेगा, और एक तो यहाँ करेगा ड्रेन्स के अंदर, और एक पानी फ्लो कैसे करेगा, एक यहाँ करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्टेंट कहाँ आएगा पानी का, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये रिजल्टेंट है इसका। तो अल्टीमेटली ये कहानी बता दी भाई, पानी दोनों तरफ से आएगा, इधर आएगा कुछ इधर आएगा, दोनों पानी आएंगे, और पानी यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी जाएगा, एक रिजल्टेंट निकल जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये सवाल पूछ लेता कई बार, तो ये जो रिजल्टेंट आता है इनका, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। लो लिख लो, ये थोड़ा सा बना लेना इसमें, ठीक है। ये सारी कहानी हो जाएगा।
एक पॉइंट लिख लो, इसके लिए खत्म करते हैं। लिख लो क्वेश्चन, नोट लिख लो इसके नीचे, नोट ही चल रहा है ना। तीसरा नोट लिख लो इसके में, तीसरा देखो, व्हेन कैम्बर एंड ग्रेडियंट प्रोवाइडेड टुगेदर, व्हेन कैम्बर एंड ग्रेडियंट प्रोवाइडेड टुगेदर, इकट्ठा जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, व्हेन कैम्बर एंड ग्रेडियंट प्रोवाइडेड टुगेदर water flows in the direction resultant, water flows in the direction resultant to the camber and gradient, लो, which is known as hydraulic gradient। लो ये ग्रेडियंट भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली एक और बनाऊं तो एक तो ग्रेडियंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे कैसे, ये कौन आ रहा है, ये ऐसे पानी किस में आएगा, इस तरफ पानी किसका आएगा, लो ऐसा लिख लो और इधर कर लो थोड़ा सा, इस तरफ पानी कैसे इसका आएगा, किसका, कैम्बर का, इस तरफ किसका आएगा, ये किसका है, स्लोप का, रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा इसके बीच में, ये रिजल्टेंट आ गया, ये लो, ये ग्रेडियंट दिखा दिया, ये कैम्बर दिखा दिया, ये रिजल्टेंट, ऐसे पानी फ्लो कर, क्लियर है। और इसको स्ट्रेट ले लो, ये लो डेटा ले लिया गया, ये लो इसको और सीधा ले लो, अब ठीक है, इसको और थोड़ा सा डेटा करता हूँ, ये लो, ये ठीक है ना, अब ये ठीक है, इसका पानी तो ऐसे आ रहा है, उसका ऐसे पानी आ रहा है, उन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट पानी वही निकलता। अरे ऑब्वियस सी बात है, घर में टाइलें लगती हैं, वो स्लोप देते हैं ना, यहाँ से वही वहीं आगे मिलता है, वहाँ जो स्लोप ही तो देना है, वो ग्रेडियंट तो देना है, अल्टीमेटली वही है सारी। ठीक है, ये सारी ग्रेडियंट की कहानी खत्म हो गई। और करना है कल कर लें, ठीक है कल कर लेंगे, कल आपको कराऊंगा ग्रेड कंपनसेशन, वर्टिकल कर्व शुरू कर देंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म करने की, ना हुआ तो संडे को देख लेंगे।